ये 203 का लास्ट टॉपिक है आज। मैं करवा रहा हूँ आपको। ठीक है ना। हमने उस समय जब कैपेसिटर पढ़ा था तो उसमें एक टॉपिक रह गया था। रह क्या गया था, एक्चुअली टाइम ज़्यादा हो गया था तो फिर उसको छोड़ दिया था। उसके बाद मैंने आगे की चीज़ करवा दी थी आपको। वो है डायलेक्ट्रिक लॉस एंड पावर फैक्टर ऑफ कैपेसिटर। इसका फेजर डायग्राम डिटेल में इसको डिस्कस नहीं करेंगे, हालांकि ये जो नोट्स हैं डिटेल में है। जब हमने देखी क्या मीनिंग है इसका डायलेक्ट्रिक लॉस का, और ये क्या डायरेक्टली में लॉस होता है, उसका कैपेसिटर के बिहेवियर के ऊपर क्या प्रभाव पड़ता है, ये देखिए। देखिए, पहले मैं आपको बता दूं, जब हमने केवल कैपेसिटर का बिहेवियर डिस्कस किया था, जब इंडक्टर का, रेजिस्टेंस का और कैपेसिटर का बिहेवियर डिस्कस किया था, तो रेजिस्टेंस का तो नॉर्मल था बिहेवियर। इंडक्टर का मैंने उस समय ये बताया था कि प्योर इंडक्टर जो पावर कंज्यूम करता है वो जीरो करता है, लेकिन प्योर इंडक्टर बनना पॉसिबल नहीं है। उसके अंदर सर्टेन जो रेजिस्टेंस होता है, उस रेजिस्टेंस के कारण इंडक्टर में पावर लॉस होता है, वो गर्म हो जाता है। सिमिलरली प्योर कैपेसिटर में भी पावर लॉस जीरो होता है, लेकिन प्योर कैपेसिटर को बनाना भी संभव नहीं है। उसके अंदर वो जो डाइलेक्ट्रिक होता है, परावैद्युतांक जो होता है, दोनों प्लेट्स के बीच में जो हम डाइलेक्ट्रिक डालते हैं, उसके अंदर कुछ लॉस होता है। उसकी प्रॉपर्टी के कारण, उसके रेजिस्टेंस के कारण कुछ लॉस होता है। इसलिए प्योर कैपेसिटर नहीं बनाया जा सकता। उस लॉस के कारण कैपेसिटर भी गर्म हो जाता है। हम्म। ओके। तो कैपेसिटर भी क्या है कि पावर लॉस होता है उसके अंदर। उसके कारण जब मैंने आपको वो बताया था, इंडक्टर और कैपेसिटर, इंडक्टर कैपेसिटर वाला, तो उसमें आपको ये बताया था कि करंट जो है वो 90 डिग्री लीड करता है प्योर कैपेसिटर के अंदर। ठीक है, जिसका फेजर डायग्राम नीचे बताया गया है, ये देखिए फिगर ए के अंदर। दिस इज द फेजर डायग्राम ऑफ प्योर कैपेसिटर, जिसमें वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल आपके 90 डिग्री। ठीक है। लेकिन दिस इज फेजर डायग्राम फॉर प्योर कैपेसिटर। प्योर कैपेसिटर जो फेज एंगल कितना है, 90 डिग्री फेज एंगल। ओके। अब ये वोल्टेज है, ये करंट है, और करंट 90 डिग्री लीड कर रहा है वोल्टेज से। लेकिन जब इसके अंदर लॉस होगा ना कैपेसिटी के अंदर, तो ये फेजर डायग्राम चेंज हो जाएगा। इसमें भी यही मानना है कि जैसे जितना कम रेजिस्टेंस होगा ना, वो इंडक्टर उतना बढ़िया होगा। इसलिए अगर आपको पुअर डाइलेक्ट्रिक है, खराब डाइलेक्ट्रिक है, तो जो लॉस होएगा वो कंसिडरेबल हो जाता है, उसको हम नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। और फेज एंगल 90 से काफी कम होगा। तो हम ये चाहते हैं कि इस प्रकार का डायरेक्ट्रिक लिया जाए, डिजाइन किया जाए, जिसमें डायरेक्ट्रिक लॉस कम से कम हो और फेज एंगल जो है वो 90 डिग्री के लगभग बराबर हो। उस कैपेसिटर को हम उतना ही बढ़िया मानेंगे। ठीक है। तो यदि जब फेज एंगल 90 नहीं है, कैपेसिटर प्योर नहीं है, उस केस में फेज एंगल, ये तो आइडियल आ ही गया। आइडियल मतलब प्योर। और ये दूसरा केस आ गया एक्चुअल कैपेसिटर। तो इसके अंदर जो वोल्टेज है टोटल, वो 90 डिग्री से थोड़ा कम होता है। ये तो प्योर कैपेसिटर का आ गया, वीसी 90 डिग्री होगा। ठीक है। ये फाइव 90 डिग्री होगा। और अगर 90 डिग्री नहीं है, थोड़ा सा कम होएगा, थोड़ा सा कम होएगा, तो फिर उस स्थिति के अंदर जो वोल्टेज जो कैपेसिटर का है वो यहाँ आ जाएगा, लेस देन 90 के ऊपर आ जाएगा।
ओके। अब इसमें देखिए क्या किया है, इसमें जो साई है ना, साई बराबर कितना हो जाएगा, 90 माइनस 5। ये देखिए फिगर बी से क्या होगा, डिफरेंस ऑफ साइज गिवन बाय साई इक्वल टू 90 माइनस 5, ये हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। ठीक है, जहां पर फाइ इज द एक्चुअल फेज एंगल ऑफ द कैपेसिटर, तो साइन साई बराबर क्या हो जाएगा, साइन साई बराबर कितना, 90 माइनस 5। तो साइन साई बराबर साइन 90 माइनस 5 इक्वल टू कॉस 5। ये समझ में आ गया ना, ये तो साइन साई बराबर साइन 90 माइनस 5, क्योंकि साई बराबर 90 माइनस 5 है, तो साइन साई बराबर साइन 90 माइनस 5 विच इज इक्वल टू कॉस 5। तो जो पावर फैक्टर है कॉस 5 वो साइन साई के बराबर होगा। ठीक है, तो इस स्थिति में क्या होगा, ये होगा साइन साई इज जनरली वेरी वेरी स्मॉल, क्योंकि हम डिजाइन जितना बढ़िया करेंगे इस कैपेसिटर को, वो कैपेसिटर को जितना बढ़िया हम डिजाइन करेंगे, उतना ही ये साई का मान कम होता जाएगा। इसलिए साई की वैल्यू बहुत कम होती है। तो साई जनरली स्मॉल, साइन साई अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साई, ये रेडियन में होना चाहिए साई। इसलिए टेन साई बराबर कॉस फाई। इस लाइन का मतलब ये है कि देखिए जब साइन की वैल्यू, साई की वैल्यू जब बहुत कम होगी, उस स्थिति में टेन साई इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू साइन साई इक्वल टू साइन। तो टेन साई इक्वल टू कॉस फाई। तो पावर फैक्टर जो होगा वो टेन साई से भी हम निकाल सकते हैं। दूसरी इंपॉर्टेंट बात ये जो है देखने की ये है कि इट शुड बी नोटेड दैट डायरेक्टिव लॉस इंक्रीजेज विद द फ्रीक्वेंसी ऑफ द अप्राइल, हेंस फेज डिफरेंस इंक्रीज विद द फ्रीक्वेंसी। इस केस के अंदर जैसे जैसे फ्रीक्वेंसी को बढ़ाते जाएंगे, डायरेक्टिव लॉस बढ़ता जाएगा, और जो फेज डिफरेंस है वो भी फ्रीक्वेंसी के साथ साथ बढ़ता जाएगा। अब ये है, ये जो डाइलेक्ट्रिक के अंदर लॉस हो रहा है, इसको हम इलेक्ट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करें, इलेक्ट्रिकली कौन से फिगर से इसको हम रिप्रेजेंट करें जिससे डाइलेक्ट्रिक की कैलकुलेशन को हम कर सकें। तो एक्चुअल कैपेसिटर को बनाते समय जो डायलेक्ट्रिक हो रहा है, तो उसके लिए इलेक्ट्रिकल जो लिया जाता है वो ये मान लिया जाता है कि प्योर कैपेसिटर के साथ एक रेजिस्टेंस मान लिया जाता है, और वो जो रेजिस्टेंस है वो इस सीरीज में भी मान सकते हैं, इसके पैरेलल में भी हम मान सकते हैं, डिपेंडिंग अपॉन द वैल्यू ऑफ द रेजिस्टेंस। ठीक है, तो ये है सीरीज रेजिस्टेंस। इस रेजिस्टेंस को मैंने सीरीज में मान लिया डायरेक्ट। ठीक है, ये रेजिस्टेंस है, ये सीरीज में होगा, इसका फेजर डायग्राम बनाओ। तो एक वोल्टेज ड्रॉप तो इसके अक्रॉस होगा जो करंट के फेज में होगा, एक वोल्टेज ड्रॉप इसके अक्रॉस होगा जो कि 90 डिग्री में होगा, और ये जो दोनों का जो वोल्टेज होगा वो 90 से थोड़ा सा कम होगा। ये आई इंटू आर एस सी करंट के फेज में हो गया, ये आई इंटू एक्स सी करंट के 90 डिग्री हो गया, और ये टोटल वोल्टेज हो गया। देखिए मैं अगर आपको इसको फिगर से अगर आप बताऊं, तो टेन साइकिल कैसे निकली ये मैं आपको, ये हो गया वीसी इक्वल टू आई इंटू एक्स सी। ठीक है, और ये हो गया वी आर इक्वल टू आई इंटू आर एस। ठीक है, ये हो गया, और ये दिस इज टोटल वोल्टेज, दिस इज टोटल वोल्टेज, दिस इज टोटल वोल्टेज वी। ठीक है, अब
फेजर डायग्राम देखिए इसका, और इसी ये कैलकुलेट टेन साई बराबर आई आर एस सी अपॉन आई एक्स। तो थोड़ा छोटा कर लूं मैं, छोटा भी नहीं होगा क्या? पीडीएफ से छोटा नहीं होगा ये। हो जाएगा ना छोटा, ये होगा छोटा होगा ना, कौन सा और छोटा? ये दिख रहा है, दिख तो रहा है ना आपको फिगर? हेलो, ये फिगर तो दिख रहा है आपको? यस सर। ओके, अब देखिए ये फिगर है, ये एंगल फाई है, ये एंगल साई है, ये आई आर एस सी है, ये आई एक्स सी है, और ये ट्राइंगल देखिए, ये वाला ट्राइंगल देखिए, ये वाला टेन साई बराबर क्या होगा? आधार लंब बटा आधार। ठीक है, लंब क्या है? आई आर एस सी, ये आई आर एस सी है अपॉन आई एक्स सी। तो टेन साई बराबर आई आर एस सी अपॉन आई एक्स सी, आई से आई कट गया तो ये होगा आर एस सी अपॉन एक्स सी बराबर होगा वन अपॉन ओमेगा सी। इसमें ओमेगा दिख रहा है तो यहाँ ओमेगा और आएगा, ठीक है, वन अपॉन ओमेगा सी होगा, और ओमेगा आपके ऊपर चले जाएगा ओमेगा सी, तो ये क्या होगा? टेन ओमेगा सी आर एस सी, ये आप ओमेगा हो रहेगा, और यहाँ पे भी ओमेगा रहेगा। ठीक है, सो आर एस सी बराबर क्या हो जाएगा? टेन साई अपॉन ओमेगा सी। तो टेन साई बराबर पावर फैक्टर है, तो ये हो जाएगा पावर फैक्टर अपॉन ओमेगा सी। ये किसकी वजह हो जाएगी? आर एस सी। ठीक है, तो आप समझ में आ गया ये? तो आर एस सी बराबर टेन साई अपॉन ओमेगा सी बराबर पावर फैक्टर अपॉन ओमेगा सी। ये कब है? जब रेजिस्टेंस इसके सीरीज में है। सो आर एस सी बराबर पावर फैक्टर डिवाइडेड बाय ओमेगा सी, ये आ जाएगा आपके आर एस सी बराबर पावर फैक्टर अपॉन ओमेगा सी। ये कब केस है? जब रेजिस्टेंस उसके सीरीज में कनेक्टेड है, रेजिस्टेंस इसके सीरीज में जब कनेक्टेड है उस केस के अंदर है। तो देखिए बहुत ज्यादा डिटेल में आपको जाने की जरूरत नहीं है इसके अंदर, आपको केवल ऊपर वाले जो दोनों फेजर डायग्राम थे वो बनाने हैं, और सीरीज का अगर ज्यादा मार्क्स का क्वेश्चन आता है तो सीरीज का बनाना है। मैं पहले का भी आपको बता देता हूँ, लेकिन इतना ज्यादा डिटेल में आपको जाने की आवश्यकता नहीं है। सो अब यदि पैरेलल में है तो ये फेजर डायग्राम, ये पैरेलल के अंदर, तो पहले में आर एस एच शंट रेजिस्टेंस को कहेंगे हम। तो ये दो करंट हो जाएंगे आई वन और आई टू, दोनों करंट मिला के क्या रहेगा? टोटल करंट आई, ये ठीक है, और इसी इसके अक्रॉस वोल्टेज। तो दिस इज टोटल करंट आई, और ये इसके अक्रॉस टोटल वोल्टेज आई। ये टोटल करंट आई, और ये इसके अक्रॉस पूरा वोल्टेज आ जाएगा, दोनों के अपने वोल्टेज सेम ही रहेगा। तो इसमें वोल्टेज को मैं क्या लूंगा? वोल्टेज को लूंगा रेफरेंस में। ठीक है, तो कैपेसिटर का जो करंट होगा आई वन, सॉरी कैपेसिटर का जो करंट होगा आई टू, वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगा, ऊपर होगा, और इंडक्टर सॉरी ये जो रेजिस्टेंस का जो करंट होगा ये वोल्टेज से 90 डिग्री वोल्टेज के साथ होगा। रेजिस्टेंस का जो करंट होगा आई वन वो वोल्टेज के फेज में होगा, और कर कैपेसिटर जो करंट होगा आई टू वो वोल्टेज से 90 डिग्री आगे होगा, और ये टोटल करंट आई इन दोनों का सम होगा। ये फेजर डायग्राम, ये वोल्टेज को रेफरेंस फैक्टर ले लिया। आई वन जो होगा ये रेजिस्टेंस का करंट, करंट वोल्टेज के फेज में होगा, और आई टू जो होगा कैपेसिटर करंट वो वोल्टेज के 90 डिग्री होगा। तो टोटल करंट हो जाएगा आई, आई इक्वल टू आई वन प्लस आई टू। ठीक है,
तो I इक्वल टू I1 प्लस I2, ठीक, I1 प्लस I2। अब इसके देखे थे टेन साई, कोई टेन साई, लंब बटा कर्ण, लंब बटा आधार, लंब ये I1 अपॉन I2, I1 अपॉन I2। तो I1 क्या होगा? I1 होगा V अपॉन आर एस एच, इसके अक्रॉस वोल्टेज कितना है V, तो V अपॉन आर एस एच। चलो मैं यहां और कर देता हूं, इसको थोड़ा सा एलोबरेट कर दूं। I1 इक्वल टू V डिवाइडेड बाई आर एस एच, और I2 बराबर V अपॉन एक्स सी, V अपॉन एक्स सी। एक्स सी बराबर ओमेगा सी, एक्स सी बराबर ओमेगा सी, तो ये हो जाएगा V इंटू ओमेगा सी। सो सिंप्लीफाई कर लिया इसको, तो टेन फाइव होगा दिस अपॉन दिस, ठीक है। दिस इज इक्वल टू टेन फाइव बराबर एक्स सी अपॉन आर एस सी, तो आर एस सी बराबर एक्स सी अपॉन टेन फाइव, ठीक है। तो इसको इतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं है आपको। आपको तो केवल जो ध्यान रखना है वो ये ध्यान रखना है कि डाइलेक्ट्रिक लॉस क्या होता है कैपेसिटर के अंदर, और उस डाइलेक्ट्रिक लॉस को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं। दो तरह से आप रिप्रेजेंट कर सकते हो डाइलेक्ट्रिक लॉस को। एक ये तो आइडियल हो गया, ये एक्चुअल हो गया, केवल इतना ही बताया बस आपको। ज्यादा अगर वो पूछे तो आप केवल इसमें सीरीज को लेके बता दीजिए, पैरेलल को लेके बता दीजिए, चाहे फेजर डायग्राम मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। ये एक्चुअल हो गया, ये टेन साई का फार्मूला हो गया, पावर फैक्टर हो गया कैपेसिटर का, ये सीरीज का हो गया, और ये पैरेलल का हो गया। इसमें ज्यादा 2 मार्क्स से ज्यादा क्वेश्चन आएगा नहीं डाइलेक्ट्रिक लॉस का, अगर आएगा तो ये आपका पूरा कोर्स कंप्लीट हो गया है मेरी तरफ से 203 का। अब केवल आपका जो पॉलीफेज चल रहा है वो राजकुमार जी आपको करवा देंगे। चल चालू तो हो ही गया, वो उसको करवा देंगे। तो मेरी तरफ से 203 का कोर्स कंप्लीट हो गया है। ट्यूटोरियल इसके अंदर है नहीं, तो आप न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस कीजिए, जो आपको नोट्स बनाए हैं उसकी प्रैक्टिस कर लीजिए, और ये वाला जो अभी है उसको मैं पीडीएफ करके और इसमें डाल देता हूँ, ग्रुप के अंदर डाल दूँ, ठीक है। कुछ पूछना है भाई इसमें कुछ, या बंद करें क्लास? क्लास बंद करो। सर कैपेसिटिव रिएक्टेंस और डाइलेक्ट्रिक लॉस में क्या डिफरेंस है? क्या चीज? जो कैपेसिटिव रिएक्टेंस होता है और जो एक्सी, डाइलेक्ट्रिक, हाँ। हाँ तो ये है कि क्वेश्चन डाइलेक्ट्रिक बताया आपने, इन दोनों में डिफरेंस क्या है? तो दोनों लॉस नहीं, एक्सी लॉस नहीं है, एक्सी सर एक तरह से इसका मतलब रिएक्टेंस है अपोज ही उसका। करता है वो भी। क्या चीज? काम तो सर उसका अपोज करने का, ये जैसे हीट ही प्रोड्यूस करता है, वो भी एक तरह नहीं से लॉस ही नहीं है। नहीं, हीट प्रोड्यूस नहीं करता। प्योर कैपेसिटर हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसमें जो डाइलेक्ट्रिक होता है उसका जो रेजिस्टेंस होता है उससे गर्म होता है। एक्सी जो अपन मानेंगे, वो ओमेगा सी जो मानेंगे, वो हीट प्रोड्यूस नहीं करेगा, उसमें लॉस नहीं हो। लेकिन सारे प्रैक्टिकल पर्पज के अंदर रेजिस्टेंस का मान बहुत कम होता है, इसलिए उसको ऑलमोस्ट अपन नेगलेक्ट मान लेते हैं। लेकिन एक्चुअल केस में नेगलेक्ट होता नहीं है, वैल्यू कम होती है इसलिए उसको नेगलेक्ट मान लेते हैं। और इसीलिए कैपेसिटर को कभी चालू, जब कैपेसिटर चल रहा है मोटर बंद करें हम, तो हाथ लगा के देखना वो गर्म हो जाएगा। वो उस रेजिस्टेंस के कारण होता है, उसके एक्सी के कारण गर्म नहीं होता है। तो प्योर कैपेसिटर में कोई पावर कंजम्पशन नहीं हो। तो एक्सी अलग चीज है, पावर लॉस अलग चीज है। पावर लॉस हमेशा रेजिस्टेंस में होगा, एक्सएल में भी नहीं होगा, एक्ससी में भी नहीं, ठीक है ना? ठीक, ठीक है, ओके सर। ओके।